वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस तो साथियों एक बार फिर से आपका स्वागत है सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और डीआई इन सब के मिश्रित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों एक और आवश्यक सूचना है, यूपी पीसीएस प्री 2025 अब एग्ज़ाम में बहुत दिन नहीं बचे, मुश्किल से 40 दिन का समय बचा हुआ है। तो 40 दिन आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस विषय को कितना समय देना चाहिए, इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए एक मेंटरशिप प्लान लेकर आया, जिसमें मात्र 499 रुपये में आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। नोट्स रहेगा, स्टडी मटेरियल रहेंगे, पीडीएफ क्लासेस रहेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा, जिसके माध्यम से आप चीज़ों को बेहतर क्लियर कर पाएंगे। अगर आप इस मेंटरशिप प्लान को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, आपको 80% ऑफ मिलेगा। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% की कमी भी हो जाती है। मतलब शहर की जनसंख्या 4% बढ़ रही है, लेकिन स्थानांतरण, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो 0.5% बोलिए या आधा % कहिए, कम हो जा रहा है। तो 3 वर्षों के बाद वृद्धि का परिणाम क्या होगा? देखिए 4% बढ़ रहा था, अब इसमें से 1/2 कम हो गया, मतलब जो परिणामी रहा 3.5%। एक साल में 3.5% बढ़ा, तो 2 साल में 7 बढ़ेगा और 3 साल में 10.5। अब आपको लगता है देखिए 10.5 आ गया, तो एक चीज़ समझिए, ऑप्शन बी ऑप्शन ए ये तो उत्तर हो नहीं सकता, या तो सी उत्तर होगा या तो डी होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी वृद्धि होता है जनसंख्या में तो सक्सेसिव होता है। सक्सेसिव का मतलब ऐसे समझिए, पहले जनसंख्या 100 था, फिर 3.5% बढ़ा तो 103.5 हो गया। अब जब इस पर 3.5 बढ़ेगा ना, तो 100 पर नहीं बढ़ेगा, ये 103.5 पर बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा ना वो 10.5 से ज़्यादा ही रहेगा, तो 10.8 ही इसका उत्तर बनेगा। ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन थे ऐसे थे कि आप प्रश्न सॉल्व ही नहीं करते, आपको सीधा आंसर आ जाता है। अगर मान के चलिए ऑप्शन ऐसा नहीं होता तो पता है क्या करते, आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे लिखते, जैसे शुरू में 100 था, फिर 103.5 हो गया, तो ये प्रोसेस कितनी बार चलेगा? 3 वर्ष तक चलेगा। तो यहाँ पे इसका क्यूब करते और फिर इसका भी क्यूब किया जाता और फिर बाद में कैलकुलेट किया जाता, काफ़ी बड़ा इसमें कैलकुलेशन बनता। अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, जब एक संख्या ए में 20% वृद्धि होती है और फिर यह 20 कम हो जाती है तो हमें 160 प्राप्त होते हैं। यदि संख्या में 20% की कमी हो और फिर 20 वृद्धि हो जाए तो हमें क्या मिलेगा? बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न है, बस खाली बात को घुमाया गया। देखिए एक संख्या है, संख्या में 20% की वृद्धि के करके 20 कम करने पर 160 मिला। अब ऐसे समझिए, जो 20 कम किया जा रहा है, अगर इसी में हम 20 जोड़ देते तो 120% जो होता इसकी वैल्यू 180 आती। ये बात कितने लोगों को नहीं समझ में आई? देखिए क्या हुआ है, संख्या शुरू में 100% रहा होगा, 20% इजाफा कर दिए तो ये संख्या 20% बढ़ के कितना हो गया? 120% हो गया। 120% में अगर 20 कम कर दिया जा रहा है तो हमें 160 मिल रहा है, 20 जोड़ दीजिए तो 180 मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 100% की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 180/120 और गुणे में 100। इसको काटेंगे तो 60 से काटेंगे 3 और यहाँ पर 2 और ये 50। संख्या आपको मिला 150, मूल संख्या 150 है। अब इसमें आप 20% की कमी कर दीजिए, 20% की कमी करने का मतलब 30 कम कर दीजिएगा तो 120 मिलेगा और 120 में 20 बढ़ा दीजिएगा तो 140 मिलेगा, जो कि प्रश्न में पूछा गया। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। कितनी आसानी से अपने प्रश्न को सॉल्व कर लिया, बस खाली बात को घुमाया गया था। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, इस चुनाव में 530 वोट अवैध हैं, ठीक है छोड़ दीजिए।
विजेता उम्मीदवार वैध मतों का 62% हासिल करता है और 648 वोटों से जीत जाता है। तो मतदान में मतलब कुल कितने वोट दिए गए, ये नलकूप चालक का जो एग्जाम है उसमें दिया गया। देखिए 2 लोग हैं, मान लीजिए एक ए है और एक बी है। जो वैध मत है इसका अगर इसको 62% मिले तो इसको कितना मिलेगा, 38% मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल 100% होगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस कितने परसेंट का है। डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर मिला 4 और फिर ये हो जाएगा 2, 24% का डिफरेंस है। और 24% की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 648। बात समझ में आया कैसे हुआ है। देखिए 100% टोटल वोट था, 100% टोटल वैध वोट है, अभी अवैध की बात नहीं कर रहे हैं। 62 ए को मिला तो 38 बी को मिला, इन दोनों को जोड़ेंगे 100 हो गया। इसका डिफरेंस निकाला गया तो डिफरेंस मिला 24%, तो 24% की वैल्यू 648 है। तो 1% की वैल्यू कैसे मिलेगा, आप इसको भाग कीजिएगा। देखिए 24, पहले इसको 2 से काट लेते हैं तो 32 और 4, फिर 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24 है ना, और 12 सत्ते 84, ठीक, इतना आ गया 27। देखिए ओवरऑल 100% 2700 हो जाएगा। तो 2700 वैध वोट है और 530 जो अवैध है उसको भी तो जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मतदान किए गए वोटों की संख्या पूछा जा रहा है, न कि वैध पूछा जा रहा है। 2700 वैध और इसमें 530 जोड़ देंगे तो 3230 वोट ऐसे हो जाएंगे जो पूरे मतदान किए गए थे। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया इस संख्या को सरल करना है। ये इतना आसान प्रश्न है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। जिसको कॉन्सेप्ट पता है बस देखेगा, तुरंत ऑप्शन टिक करेगा, आगे बढ़ेगा। 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना है। देखिए एक बेसिक सा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सबको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन्हीं 2 फार्मूलों को मिक्स करके फार्मूला बनेगा। देखिए अगर कभी लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और कभी ऐसा आ जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है 4ab, ठीक। तो यहाँ पर यही चीज़ दिया, देखो a प्लस बी, a माइनस बी और बीच में माइनस है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे, देखिए 4 इंटू ए का मान 76 और बी का मान 84 अपान, देखिए 76 इंटू 84, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 4 इसका आंसर मिला है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कितनी आसानी से आप विकल्प को टिक कर पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तब, नहीं पता है तो फिर कैलकुलेट करते रहिए भाई। अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 5। आपको इसका मान बताना है। यहाँ पर भी बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट काम करता है। देखिए अगर कभी भी आपको रूट का रूट करना हो, रूट का रूट मतलब जैसे ये संख्या देखिए क्या है, आप 9 प्लस 4 रूट 5, ये रूट है पहले से, अब इसके ऊपर करड़ी लगा दिया गया, मतलब रूट का रूट किया गया। तो इसमें याद रखिएगा जो रूट है इसके बाहर आपको हमेशा 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं होगा तो आप इसे 2 बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर है 9 ना, तो लिखेंगे 9 प्लस 2 दूना 4 और करड़ी में 5। देखिए ये 2 बाहर है, ये अंदर चला जाएगा, तो आप लिखेंगे 9 प्लस 2 रूट 4 इंटू 5। आप कहेंगे 2 4 कैसे हो गया, जब अंदर से बाहर जाता है तो जोड़ा बन के आता है, बाहर से अंदर जाएगा तो जोड़ा बन के जाएगा। 5 चौका 20, यहाँ पर 20 मिला ना, 20 का ऐसा फैक्टर कीजिएगा जिसको जोड़ने पर ये 9 मिल जाए और गुणा करने पर 20 ही रहे। तो 4 और 5, 4 और 5 आराम से मिल गया, 4 पंचे 20 होता है और 5 4 9 होता है। इसका रूट लगा दीजिएगा, लगा दिया गया। अब बीच में अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस, तो यहाँ पर 2 प्लस रूट 5 या रूट 5 प्लस 2 ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 6 दिया है। यदि रूट 2 का मान इतना है तो आपको इसका मान बताना। देखिए इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कीजिए, या तो इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, परिमेयीकरण, और तब सॉल्व कीजिए। जैसे आप लिखेंगे 7/3 प्लस इसका मान दिया रूट 2 का 1.4142। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका उत्तर बनेगा। अब आप ऐसे बेसिक तरीके से भी सोच सकते हैं। थोड़ा देखिए यहाँ पे है 7 और बटे में 4.4142। कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, 7/4 जब भी आंसर आएगा 2 से कम आएगा, 2 से कम एक ही है, ऑप्शन ए को टिक कीजिए, बाकी कोई उत्तर होगा ही नहीं। कितनी आसानी से प्रश्न बन रहे हैं, है ना, सोचना भी नहीं है। बाकी रेशनलाइज अगर आपको करना है तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब लिखेंगे 7 और इंटू 3 माइनस रूट 2 और अपान 3 प्लस रूट 2 और यहाँ पर रहेगा 3 माइनस रूट 2। कैलकुलेट कीजिएगा, फाइनल आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। देखिए आप लिखेंगे 7 त्रिक 21 हो गया और माइनस 7 रूट 2 ये लिखा गया, और यहाँ पर हो जाएगा
3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिल गया देखिए 21 माइनस 7√2 अपान 9 - 2 मतलब 7 को कॉमन कर लीजिएगा तो 3 माइनस आपको मिलेगा √2। तो 3 माइनस √2 फिर से वही कैलकुलेट करेंगे 3 और √2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.4142। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। तो आप चाहे जैसे कीजिए आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आप चंद सेकंड में प्रश्नों को उड़ा देंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि 111 से 245 के बीच सभी संख्याओं का माध्य कितना है। आपको यहाँ पे इसका एवरेज बताना है। देखिए 111 ये विषम संख्या है, विषम की बात की है, और 245 ये जैसे 111 के बाद 113 आएगा, 113 के बाद 115 आएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते रहेंगे तो 245 आएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें कितने पद हैं। माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, जो आपका एवरेज होता है या मीन कह लीजिए, है ना। यहाँ पे लिखते हैं सम अपान नंबर, यही फार्मूला होता है। तो इसका सम और नंबर दोनों पता होना चाहिए। अब देखिए आपके पास एक फार्मूला, ये ए होता है, जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से देखेंगे ये एल हो जाएगा। ये ऑड नंबर है तो इसका डी हमेशा 2 रहेगा क्योंकि डिफरेंस 2 का होगा। तो आप लिखेंगे एल इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ से आपको n मिल जाएगा और फिर लास्ट में सम का फार्मूला लगाएंगे एस n इज इक्वल टू n अपान 2 a प्लस एल। यहाँ से आपको सम मिल जाएगा। देखिए ये एस एन मिल गया, यहाँ से n मिल गया, तो आप एवरेज इज इक्वल टू लिख लेंगे, एवरेज इज इक्वल टू SN अपान n, और कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट कीजिएगा। मैंने पूरा फार्मूला देखो L बराबर 245, A बराबर 111 है ना। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, D का मान 2 है, यहाँ से आपको n मिलेगा, और फिर SN n रख करके आप कैलकुलेट करेंगे तो SN मिलेगा, एवरेज ये हो जाएगा। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं कि गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, तो गोपी उन्हें क्या कहेगी। देखिए गोपी ने विवेक से कहा, गोपी क्या बोल रही कि वह व्यक्ति मतलब एक आदमी है मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। देखिए माँ है, माँ का इकलौता भाई मतलब मामा, मामा का पिता क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी, नाना कहेगी। ऑप्शन सी को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया 12 मार्च 2008 को रविवार था, तो 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 12 मार्च 2008 इस दिन संडे है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 13 मार्च 2009 इस दिन कौन सा दिन होगा। ठीक 1 वर्ष बाद आएंगे तो ये मंडे हो जाएगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अच्छा यहाँ पर कुछ दोस्तों का सवाल आएगा कि ये लीप ईयर, देखिए लीप ईयर है तो इसका फर्क पता है क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फरवरी के बाद का समय दिया, 29 फरवरी के बाद का है, तो इसमें एक्स्ट्रा डे शामिल नहीं होगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 10 दिया, यहाँ पर एक डीआई है, एक डीआई के साथ हमने खाली एक प्रश्न को रखा है ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाएं। बस देखिए दिया है कि हमें 5 विभिन्न कंपनियां और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा व अनुसंधान में कार्यरत पुरुष व महिला कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया। देखिए कंपनी में 450 कर्मचारी है, तो लेखा में 12% पुरुष है, 14% महिला है, 9% पुरुष है, 7% महिला है। इसी प्रकार हर कंपनी का डेटा दिया है। लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, और जो अनुसंधान विभाग है इसमें कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो कंपनी ई में कितने परसेंट के पास ऐसे हैं जो MBA की डिग्री है। देखिए अब लेखा विभाग की ओर आते हैं। लेखा विभाग कंपनी ई, देखिए लेखा विभाग ये हो गया, इसमें ना 60% जो है इनके पास क्या है, इनके पास है MBA की डिग्री। देखिए 350 पूरे काम कर रहे हैं लेखा में, ठीक। और लेखा में कितने, देखिए 12 और 18 30%, तो 30% लोग हैं, 350 का 30% यहाँ पर है, और इसमें से 60% के पास MBA है तो 60%। अब कैलकुलेट कीजिएगा इसको, 1 2 3 1 2 3 0 कट गया, फिर काटेंगे यहाँ पे 3 आ गया, ये 5 है 7, 3 3 का 9 7 63। तो लेखा में 63 लोगों के पास MBA है ना। और आगे बताया जा रहा है कि जो अनुसंधान विभाग है, अनुसंधान विभाग में कितने काम कर रहे हैं, 7 3 10, तो 350 का 10% मतलब 35, इसमें से कितने के पास 40%, 35 मतलब 2/5, 40% का मतलब, इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 14 के पास MBA है, 63 के पास यहाँ पर है, 14 के पास यहाँ पर है, 77 लोग ऐसे हैं जिनके पास MBA की डिग्री है। ऑप्शन बी इसका उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड यहाँ पर दिया कि एक तालिका, इसका अध्ययन करना है। कंपनी X के द्वारा बताया गया कि 5 प्रकार की कार ABCDE इनकी संख्या दी गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2016 से 2021 तक
कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि प्रतिशत। देखिए कार ए अगर आप देखेंगे तो 2016 में 230 है, ठीक। 2021 में देखेंगे तो 255 है। वृद्धि कितने का हुआ है? 25 का हुआ है। किस नंबर पर हुआ है? 230 नंबर पर हुआ है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कराएंगे, 0 से 0 कट गया, आपको मिला 250 और बटे में 30, 23 है। 23 दहा में मतलब लगभग 10% से थोड़ा सा ज़्यादा है, 11% से कम, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम लोग के स्लाइड का अंतिम प्रश्न रहा। तो हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखा है। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यूपी पीसीएस 2025 के मेंटरशिप बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो उम्मीद है चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।